हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी पेपर फर्स्ट यूनिट नंबर 2 के एक टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? पारिस्थितिक पिरामिड्स। इसको कई और नामों से जाना जाता है, जैसे इसको पारिस्थितिक स्तूप के नाम से भी जानते हैं और इसको पारिस्थितिक शंकु भी कहते हैं। साथ ही ये जो टॉपिक है वो क्लास 10th साइंस अध्याय 5 से भी इम्पोर्टेंट है और क्लास 12th बायोलॉजी अध्याय 14 से भी इम्पोर्टेंट है और विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के इस लेक्चर में पारिस्थितिक पिरामिड्स क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसको समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को खाद्य श्रृंखला क्या होता है और पोष स्तर, जिसको ट्रॉफिक लेवल से बोलते हैं, वो क्या होता है उसको समझा देता हूँ, क्योंकि पहले आप लोग खाद्य श्रृंखला और पोष स्तर क्या होता है इसको समझेंगे, तभी क्या कर सकते हैं, जो पारिस्थितिक पिरामिड्स है उसको समझ सकते हैं। क्योंकि पहले जब आप खाद्य श्रृंखला क्या होता है और ट्रॉफिक लेवल से क्या होता है इसको समझ जाएंगे, तब आप लोग पारिस्थितिक पिरामिड्स का परिभाषा समझ सकते हैं। तो मैंने खाद्य श्रृंखला क्या होता है और इसके प्रकार के बारे में अपने पिछले वीडियो में बता दिया है। अगर आपने मेरा खाद्य श्रृंखला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को पहले इसमें थोड़ा सा खाद्य श्रृंखला और पोष स्तर क्या होता है उसको समझा देता हूँ। तो खाद्य श्रृंखला मतलब होता है क्या चीज़? एक जीव दूसरे जीव को भोजन के लिए क्या करता है? खाता है। उसी को हम लोग सिंपल सी भाषा में बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। मतलब कोई भी जीव कैसे भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। या फिर आप लोग इसको कैसे बोल सकते हैं, खाद्य श्रृंखला क्या है? खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, एक जीव दूसरे को खाता है और दूसरे जीव के द्वारा खा लिया जाता है, ठीक है। या फिर आप लोग खाद्य श्रृंखला को ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, खाए व खाए जाने की पुनरावृत्ति होती है। अब मैं आप लोगों को पोष स्तर क्या होता है उसको समझा देता हूँ। पोष स्तर को बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल्स। तो पोष स्तर जो होता है वो खाद्य श्रृंखला से संबंधित होता है। जो खाद्य श्रृंखला होता है, ठीक है, इसमें जो ये होते हैं उपभोक्ता होते हैं, और उपभोक्ता जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और उच्च उपभोक्ता। तो इसमें जो प्राथमिक उपभोक्ता रहता है वो उत्पादक को खाता है, और प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक उपभोक्ता खाता है, और द्वितीयक उपभोक्ता को तृतीयक उपभोक्ता खाता है, और तृतीयक उपभोक्ता को उच्च उपभोक्ता या उच्च मांसाहारी जीव खाता है। तो जो ये होता है ना खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं, और उपभोक्ता प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और उच्च उपभोक्ता से संबंधित कर रहे हैं, इसी प्रत्येक कड़ी को क्या बोलते हैं, पोष स्तर या ट्रॉफिक लेवल्स कहते हैं। और इस पोष स्तर या ट्रॉफिक लेवल्स को हम लोग T1, T2, T3, T4, T5 आदि से प्रदर्शित करते हैं। अब हम लोग समझते हैं पारिस्थितिक पिरामिड से क्या होता है इसको, ठीक है। तो खाद्य श्रृंखला में विभिन्न पोष स्तर ट्रॉफिक लेवल्स पाए जाते हैं एवं इन पोष स्तरों में हम उत्पादक उपभोक्ता संबंध देखते हैं।
इन्हीं पोष स्तरों का आलेखी निरूपण ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही क्या कहलाता है? पारिस्थितिक पिरामिड कहलाता है। आप लोग इसको सरल शब्दों में कैसे लिख सकते हैं? पारिस्थितिक पिरामिड क्या है? इसको खाद्य श्रृंखला के पोष स्तरों का आलेखीय निरूपण क्या कहलाता है? पारिस्थितिक पिरामिड कहलाता है। शॉर्ट में आप लोग ऐसा लिख सकते हैं। या कैसे और परिभाषित कर सकते हैं? खाद्य श्रृंखला के पोष स्तरों का आलेखी निरूपण मतलब ग्राफ के द्वारा या चित्र के रूप में प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है? पारिस्थितिक पिरामिड कहलाता है। किसको? खाद्य श्रृंखला के पोष स्तर को ग्राफ के द्वारा या चित्र के द्वारा प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है? पारिस्थितिक पिरामिड कहलाता है। आप लोग जो भी परिभाषा आपको सरल लगे उसको लिख सकते हैं। चलिए हम लोग पिरामिड्स के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। इन पिरामिड्स की परिकल्पना सन 1927 में सर्वप्रथम इल्टॉन ने दी। इल्टॉन एक वैज्ञानिक का नाम है। सबसे पहले पिरामिड के बारे में इस इल्टॉन वैज्ञानिक ने बताया था 1927 में। इसलिए इन पिरामिड्स को किस नाम से जानते हैं? इल्टोनियन पिरामिड्स भी कहते हैं। पिरामिड्स को इल्टोनियन पिरामिड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि पिरामिड्स के बारे में इल्टोन नामक वैज्ञानिक ने 1927 में बताया था, इसलिए पिरामिड्स को हम लोग इल्टोनियन पिरामिड्स भी कहते हैं। आमतौर पर पिरामिड्स का आधार चौड़ा होता है एवं यहाँ पर उत्पादक पाए जाते हैं। वह शीर्ष भाग संकरा होता है व यहाँ पर उच्च मांसाहारी जीव पाए जाते हैं। पिरामिड्स का चित्र कैसा होता है? इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये पिरामिड का चित्र है। और जो पिरामिड रहता है इसका जो आधार रहता है जिसको हम लोग बेस बोलते हैं, ये चौड़ा रहता है और इसमें क्या पाए जाते हैं? जो उत्पादक रहते हैं वो पाया जाता है। और जो इसका शीर्ष भाग रहता है ये कैसा रहता है? नेरो रहता है। नेरो मतलब संकरा रहता है। और यहाँ पर क्या रहता है? जो उच्च मांसाहारी जीव रहता है, ठीक है, या उच्च मांसाहारी जीव पाया जाता है। रचना की दृष्टि से पिरामिड मुख्यतः दो प्रकार के हो सकते हैं। फर्स्ट है अपराइट पिरामिड मतलब सीधा पिरामिड। दूसरा है इन्वर्टेड पिरामिड। इन्वर्टेड पिरामिड मतलब उल्टा पिरामिड। तो उल्टा पिरामिड और सीधा पिरामिड में अंतर क्या है? जो सीधा पिरामिड रहता है इसका आधार भाग चौड़ा होता है और शीर्ष भाग संकरा होता है। ठीक है, अगर हम लोग इसी चित्र को अगर ये वाला हिस्सा ऊपर कर देंगे और ये वाला हिस्सा नीचे कर देंगे तो ये कैसा पिरामिड बन जाएगा? उल्टा पिरामिड बन जाएगा। ठीक है, तो उल्टा पिरामिड और सीधा पिरामिड में डिफरेंस क्या है? सीधा पिरामिड का आधार भाग चौड़ा रहता है और शीर्ष भाग संकरा रहता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ पिरामिड। पिरामिड के प्रकार, पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं उसको समझते हैं। तो पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है संख्या का पिरामिड, सेकेंड होता है जीव भार का पिरामिड और थर्ड होता है ऊर्जा का पिरामिड। तो पहले हम लोग देखते हैं क्या चीज़? पिरामिड ऑफ नंबर, संख्या का पिरामिड। ठीक है, आप लोगों को नाम से पता चल रहा होगा संख्या का पिरामिड मतलब इसमें किसको ध्यान में रखा जाता है? जीवों की संख्या को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। इसमें
पोष स्तर में पाए जाने वाले जीवों की संख्या को कंसीडर करती है, मतलब विचार करती है। ठीक है, या फिर आप लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, संख्या के पिरामिड में क्या होता है, जीवों की संख्या को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। और कुछ जरूरी बातें हैं इस पिरामिड के बारे में, वो क्या है, यह पिरामिड सीधा या उल्टा हो सकता है। ठीक है, जो संख्या का पिरामिड है ये उल्टा भी हो सकता है और सीधा भी हो सकता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है ग्रास लैंड इकोसिस्टम, घास स्थल पारितंत्र। ठीक है, तो घास स्थल पारितंत्र का पिरामिड आप लोग सीधा भी बना सकते हैं और उल्टा भी बना सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसका पिरामिड सीधा बनाया है, तो मैंने लिखा है घास स्थल का पिरामिड कैसा बनेगा, सीधा। और आप लोग जानते हैं घास स्थल के पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, पहले घास होता है और घास को कौन खाता है, टिड्डा। टिड्डा को कौन खाता है, मेढक। और मेढक को कौन खाता है, सांप। और सांप को कौन खाता है, चील। तो पिरामिड कैसा बनेगा, इस प्रकार बनेगा। और इस प्रकार के पिरामिड को कैसा पिरामिड बोलते हैं, सीधा पिरामिड बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका आधार भाग चौड़ा है और शीर्ष भाग क्या है, संकरा है। और जिस पिरामिड का आधार भाग चौड़ा होता है और शीर्ष भाग संकरा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीधा पिरामिड। तो ये जो खाद्य श्रृंखला है इसको अब आप लोग पिरामिड के रूप में दर्शा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, घास, फिर घास को कौन खा रहा है, टिड्डा। फिर टिड्डा को कौन खा रहा है, मेढक। फिर मेढक को कौन खा रहा है, सांप। और सांप को कौन खा रहा है, चील। ठीक है, और ये जो खाद्य श्रृंखला है इसकी प्रत्येक कड़ी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोष स्तर या ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। और इसको T1, T2, T3, T4, T5 आदि के द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और याद रखने वाली बात है, क्या चीज है, घास स्थल के पारितंत्र में उत्पादकों की संख्या ज्यादा होगी। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं, वो है पोंड इकोसिस्टम। पोंड इकोसिस्टम मतलब तालाब पारितंत्र। तो आप लोग इसका भी पिरामिड बना सकते हैं। जो पोंड इकोसिस्टम है इसका पिरामिड आप लोग सीधा भी बना सकते हैं, उल्टा भी बना सकते हैं। मैंने इसका पिरामिड सीधा बनाया है, इसलिए इसका पिरामिड कैसे बनेगा, सीधा। और आप लोग जानते हैं तालाब के पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य श्रृंखला में पहले क्या होता है, पादप प्लवक होता है। पादप प्लवक को कौन खाता है, जंतु प्लवक। और जंतु प्लवक को कौन खाता है, छोटी मछली। और छोटी मछली को कौन खाता है, बड़ी मछली। अब आप लोग इसको पिरामिड के रूप में दर्शा सकते हैं। इसका पिरामिड सीधा बनेगा, मतलब इस प्रकार से पिरामिड बनेगा, आधार भाग चौड़ा रहेगा, शीर्ष भाग संकरा रहेगा। तो पहले आएगा पादप प्लवक, फिर पादप प्लवक को कौन खाता है, जंतु प्लवक। फिर जंतु प्लवक को छोटी मछली खाता है, फिर छोटी मछली को कौन खाता है, बड़ी मछली। पोष स्तर दर्शा देंगे T1, T2, T3, T4। एग्जाम्पल तीसरा देखते हैं, पैरासिटिक फूड चेन, परजीवी खाद्य श्रृंखला। तो इसका पिरामिड कैसे बनेगा, मैंने इसका पिरामिड उल्टा बनाया है, आप लोग सीधा भी बना सकते हैं। तो परजीवी खाद्य श्रृंखला में पहले क्या होता है, पेड़। पेड़ पर क्या रहते हैं, पक्षी। और पक्षी के ऊपर क्या पाया जाता है, लाइस व बग। लाइस व बग क्या है, परजीवी है। परजीवी मतलब जो दूसरे जीव के ऊपर पाया जाता है और उस जीव से क्या करता है, भोजन या पोषण प्राप्त करता है, उसको बोलते हैं परजीवी। फिर इस परजीवी के ऊपर कौन क्रिया करता है, हाइपर पैरासाइट, उच्च परजीवी बोल सकते हैं।
और इसके अंतर्गत क्या आता है, जीवाणु आता है। ठीक है, हाइपर पैरासाइट के अंतर्गत मतलब जो लाइस व बग होता है इसकी मृत्यु के बाद क्या करता है, जो जीवाणु रहता है इस पर अपना क्रिया करके जो लाइस व बग रहता है इसके शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है, या जो लाइस व बग है इसके शरीर को क्या करता है, सरल पदार्थों में तोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो इसका पिरामिड कैसे बनेगा, उल्टा। मैंने उल्टा बनाया है इसलिए लिखा है उल्टा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, पेड़, फिर पेड़ के ऊपर क्या है, पक्षी, फिर पक्षी के ऊपर क्या है, लाइस व बग, फिर लाइस व बग पर कौन क्रिया करते हैं, हाइपर पैरासाइट मतलब जीवाणु। ठीक है, तो उल्टा पिरामिड का जो ये रहता है संकरा भाग नीचे की तरफ हो जाएगा और जो चौड़ा भाग रहता है ऊपर की साइड हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा उल्टा पिरामिड। ठीक है, आप इसको सीधा भी बना सकते हैं। सीधा बनाएंगे तो ये पिरामिड कैसे हो जाएगा, ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा और ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ आ जाएगा, बाकी नाम सेम रहेगा। ठीक है, अब हम लोग जो दूसरे प्रकार का पिरामिड है उसको देखते हैं। वो है पिरामिड ऑफ बायोमास, जैव भार का पिरामिड। आप लोगों को नाम से पता चल रहा होगा जैव भार, या हम लोग भार बोल सकते हैं किसका, जीव का। तो इसमें जो जीव का जैव भार या बायोमास रहता है या वजन बोल सकते हैं, उसको ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। इसमें पोष स्तर में पाए जाने वाले जीवों के जैव भार को कंसीडर मतलब विचार किया जाता है। और जरूरी बातें क्या चीज है, यह पिरामिड सीधा या उल्टा हो सकता है। जो जैव भार का पिरामिड है ये उल्टा होता है या सीधा भी हो सकता है। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है ग्रासलैंड इकोसिस्टम, घास स्थल पारितंत्र। ठीक है, तो मैंने इसका पिरामिड सीधा बनाया है इसलिए इसका पिरामिड कैसा बनेगा, सीधा। आप लोग उल्टा भी बना सकते हैं। तो आप लोग जानते हैं घास स्थल पारितंत्र में क्या होता है, पहले होता है घास। घास को कौन खाता है, टिड्डा। टिड्डा को कौन खाता है, मेढक। मेढक को कौन खाता है, सांप। और सांप को कौन खाता है, चील या मोर। ठीक है, अब आप लोग इसी को पिरामिड के रूप में कैसे दर्शा सकते हैं। पहले आप लोग लिख सकते हैं घास, फिर टिड्डा, फिर मेढक, फिर सांप, फिर चील। ठीक है, तो यहाँ पर घास क्या है, उत्पादक है। फिर टिड्डा जो है प्राथमिक उपभोक्ता, मेढक जो है द्वितीयक उपभोक्ता, सांप जो है तृतीयक उपभोक्ता, और चील जो है क्या है, उच्च मांसाहारी जीव या उच्च उपभोक्ता है। ठीक है, तो मैंने जो ये है पिरामिड है घास स्थल के पारिस्थितिक तंत्र का, उसमें सीधा शॉर्ट में लिखा है पहले उत्पादक को और उसके बाद लास्ट में उच्च मांसाहारी जीव को। आप लोग चाहे तो घास, टिड्डा, मेढक, सांप, चील इसको यहाँ पर दर्शा सकते हैं, या फिर आप लोग सीधा डायरेक्ट उत्पादक को लिख लेंगे और लास्ट वाला उच्च मांसाहारी जीव को। ठीक है, और इसमें जरूरी बातें क्या चीज है, घास स्थल पारितंत्र में पिरामिड सीधा बनेगा क्योंकि उत्पादों की संख्या क्या रहता है, यहाँ पर ज़्यादा है और इनका जो भार या वजन है वो भी ज़्यादा रहता है, और जो उच्च मांसाहारी जीव रहता है इसका जैव भार कम रहता है। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे।
मतलब जो घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र है, इसका पिरामिड उल्टा भी बन सकता है और सीधा भी बन सकता है, ठीक है। और जब इसका पिरामिड हम लोग सीधा बनाते हैं तो इसमें जो उत्पादक रहता है इसका जैवभार ज़्यादा रहता है, और जो उच्च मांसाहारी जीव रहता है उसका जैवभार कम रहता है, ठीक है। अगर आप लोग उल्टा बनाएंगे तो ये वाला हिस्सा ऊपर चला जाएगा और ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ आ जाएगा। बाकी जीवों की जो संख्या है वो सेम रहेगा, इसी क्रम में रहेगा, ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं, वो है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम मतलब होता है जंगल पारितंत्र, या इसको हम बोलते हैं वन पारितंत्र। तो फॉरेस्ट या जंगल में क्या होता है, पहले पेड़, और पेड़ को कौन खाता है, हिरण, और हिरण को कौन खाता है, भेड़िया, और भेड़िया को कौन खाता है, शेर। ये हो गया वन पारितंत्र का खाद्य श्रृंखला। आप लोग इसका पिरामिड सीधा भी बना सकते हैं और उल्टा भी बना सकते हैं। मैंने इसका पिरामिड सीधा बनाया है, तो पहले क्या आएगा, पेड़, फिर पेड़ को कौन खाता है, हिरण, हिरण को कौन खाता है, भेड़िया, फिर भेड़िया को कौन खाता है, शेर। इस प्रकार से पिरामिड बना देंगे। इस प्रकार के पिरामिड को बोलते हैं सीधा पिरामिड। और आप लोग पोष स्तर लिख देंगे, T1, T2, T3, T4। और याद रखने वाली बातें क्या है, जो वन पारितंत्र है इसमें जो उत्पादक है पेड़, इसका जैवभार क्या होता है, ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल तीसरा देखते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम, जलीय पारितंत्र। जलीय पारितंत्र के अंतर्गत यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है पोंड इकोसिस्टम। पोंड इकोसिस्टम मतलब होता है तालाब पारिस्थितिक तंत्र, या आप लोग बोल सकते हैं सी इकोसिस्टम। सी इकोसिस्टम मतलब समुद्र के जल का पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो खाद्य श्रृंखला बनाया है वो है तालाब के पारिस्थितिक तंत्र का खाद्य श्रृंखला। और आप लोग जानते हैं तालाब के पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, पहले पादप प्लवक होते हैं, फिर पादप प्लवक को कौन खाता है, जंतु प्लवक, और जंतु प्लवक को कौन खाता है, छोटी मछली, छोटी मछली को कौन खाता है, बड़ी मछली। आप लोग इसका भी पिरामिड उल्टा या सीधा बना सकते हैं। मैंने इसका पिरामिड उल्टा बनाया है, इसलिए लिखा है पिरामिड उल्टा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, पादप प्लवक। तो पादप प्लवक को कौन खाता है, जंतु प्लवक, जंतु प्लवक को कौन खाता है, छोटी मछली, छोटी मछली को कौन खाता है, बड़ी मछली। फिर पोष स्तर दर्शा देंगे T1, T2, T3, T4, ठीक है। और इसमें याद रखने वाली बात क्या है, जो पादप प्लवक होते हैं तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में, उसका जैवभार कम होता है, ठीक है। और जो बड़ी मछली होता है उसका जैवभार ज़्यादा होता है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है जलीय पारितंत्र में या तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में बड़ी मछली का जैवभार ज़्यादा होगा और पादप प्लवक का जैवभार कम होगा। अब हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर का पिरामिड, वो है पिरामिड ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का पिरामिड। आप लोगों को नाम से पता चल रहा होगा, इसमें किसको ध्यान में रखा जाता है, ऊर्जा को, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। इस प्रकार के पिरामिड्स में ऊर्जा को कंसीडर मतलब विचार किया जाता है। और याद रखने वाली बातें हैं, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा ही होता है या सीधा ही बनता है, ठीक है। अभी हम लोगों ने दो प्रकार के पिरामिड देखे, संख्या का पिरामिड और जैवभार का पिरामिड। तो संख्या का पिरामिड और जैवभार का पिरामिड है वो उल्टा भी हो सकता है और सीधा भी हो सकता है। कहने का मतलब आप लोग जो संख्या का पिरामिड है और जैवभार का पिरामिड है उसको सीधा भी बना सकते हैं
और उल्टा भी बना सकते हैं। और जो तीसरे नंबर का पिरामिड है जिसको अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसको बोलते हैं ऊर्जा का पिरामिड, तो ये ऊर्जा का पिरामिड जो होता है हमेशा सीधा बनता है। इसका कारण है, ऊर्जा का पिरामिड का सीधा बनने का कारण वो है 10% का नियम। और 10% का नियम जो है किसने दिया था? एक वैज्ञानिक ने दिया था, उसका नाम है लिंडमैन। और इसके अनुसार 10% नियम क्या होता है उसको समझते हैं। पिछले पोष स्तर से अगले पोष स्तर में केवल 10% ऊर्जा का ही प्रवाह होता है एवं शेष 90% ऊर्जा ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाता है या जीव के द्वारा श्वसन के दौरान उपयोग कर ली जाती है। इसका उदाहरण समझते हैं। ग्रासलैंड इकोसिस्टम, घास स्थल पारितंत्र। तो इसमें आप लोग पिरामिड कैसे बनाएंगे? सीधा बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा। इसके कारण है 10% का नियम। मैंने बता दिया 10% का नियम क्या होता है। अब मैं आपको उदाहरण के द्वारा 10% नियम क्या होता है उसको समझा देता हूँ। आप लोग जानते हैं घास के मैदान के पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य श्रृंखला में क्या होता है? पहले घास होता है। घास को कौन खाता है? टिड्डा। टिड्डा को कौन खाता है? मेढक। और मेढक को कौन खाता है? सांप। और सांप को कौन खाता है? चील। तो वो क्या होता है, मान लीजिए घास को किसने खाया? टिड्डा ने खाया। तो टिड्डा को कितना प्रतिशत ऊर्जा मिलेगा? 10%। बाकी ऊर्जा जो है इस टिड्डे के द्वारा श्वसन हेतु उपयोग कर लिया जाएगा या फिर ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है 100% का 10% मतलब 10%। ठीक है। और फिर इस टिड्डे को कौन खाता है? मेढक। तो मेढक को कितना प्रतिशत ऊर्जा मिलता है? 10% का 10% मतलब 1%। ठीक है। और बाकी जो ऊर्जा है मेढक के द्वारा श्वसन हेतु उपयोग कर लिया जाता है या जो 90% ऊर्जा है वो ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाता है या श्वसन हेतु उपयोग कर लिया जाता है। और बाकी जो ऊर्जा रहता है 10% का 10% मतलब 1% इस मेढक को मिलता है। ठीक है। और फिर इस मेढक को कौन ग्रहण करता है? सांप। तो सांप के पास ही कितना ऊर्जा पहुंचेगा? 10%। तो 1% का 10% होता है 0.1%। और बाकी जो ऊर्जा है सांप के द्वारा श्वसन हेतु उपयोग कर लिया जाता है या ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाता है। फिर इस सांप को कौन ग्रहण करता है? चील। तो चील के पास में भी 10% ऊर्जा पहुंचता है। 0.1% का 10% 0.01%। और बाकी जो ऊर्जा रहता है इस चील के द्वारा श्वसन हेतु उपयोग कर लिया जाता है या ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाता है। कहने का मतलब है 10% नियम क्या है? मतलब इसमें जो जीव रहता है वो केवल 10% ऊर्जा को ही प्राप्त करता है और बाकी जो ऊर्जा रहता है जीव के द्वारा श्वसन हेतु उपयोग कर लिया जाता है या ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा है, मैं उसको आप लोगों को बता देता हूँ। 100% का होता है 10% और 10% का 10% होता है 1% और 1% का 10% होता है 0.1% और 0.1% का 10% होता है 0.1%। और आप लोग यहाँ पर लिख देंगे T1, T2, T3, T4, T5। और घास को कौन खा रहा है? टिड्डा। टिड्डा को कौन खा रहा है? मेढक। मेढक को कौन खा रहा है? सांप। और सांप को कौन खा रहा है? चील। ठीक है। और घास से टिड्डा को कितना प्रतिशत ऊर्जा मिल रहा है? 10%। बाकी ऊर्जा श्वसन हेतु उपयोग कर लिया जा रहा है या ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाता है। फिर इस टिड्डा को मेढक खाता है तो इसको भी 10% ऊर्जा मिलता है।
बाकी ऊर्जा मेढक के द्वारा श्वसन हेतु उपयोग कर लिया जाता है या उष्मा के रूप में नष्ट हो जाता है। फिर इस मेढक को कौन खाता है? सांप। तो सांप को भी केवल 10% ऊर्जा मिलता है। बाकी जो ऊर्जा रहता है सांप के द्वारा श्वसन हेतु उपयोग कर लिया जाता है या उष्मा के रूप में नष्ट हो जाता है। फिर इस सांप को कौन ग्रहण करता है? चील। तो चील को भी केवल 10% ऊर्जा मिलता है और बाकी जो ऊर्जा है श्वसन हेतु चील के द्वारा उपयोग कर लिया जाता है या उष्मा के रूप में नष्ट हो जाता है। तो यही है 10% का नियम। आप लोग इसको एक और प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। 10% नियम को कैसे लिख सकते हैं? हमेशा निचले पोष स्तर पर ऊर्जा ज़्यादा होगी व ऊपर जाते जाते ऊर्जा कम हो जाती है। इसे ही बोलते हैं 10% का नियम। और ज़रूरी बातें क्या चीज़ है उसको देखिए। इसलिए खाद्य श्रृंखला में पोष स्तर 4 या 5 से ज़्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि ऊपरी जीवों को क्या होता है? न्यूनतम ऊर्जा प्राप्त होती है। कोई भी पारिस्थितिक तंत्र हो, ठीक है, उसमें क्या होता है? पोष स्तर 4 या 5 से ज़्यादा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ऊपर जाते जाते क्या हो जाता है? जो जीव रहता है उसको न्यूनतम ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे, जो संख्या का पिरामिड होता है और जैवभार का पिरामिड होता है, ये उल्टा और सीधा दोनों हो सकता है। आप लोग दोनों में एक एक एग्जाम्पल को बताएंगे और याद रखेंगे जो ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा सीधा बनता है और सीधा बनने का कारण है 10% का नियम। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं लिमिटेशन ऑफ पिरामिड्स। लिमिटेशन मतलब होता है हानि या बोल सकते हैं कमियां, पिरामिड्स की कमियां या हानि। तो देखते हैं क्या क्या कमियां हैं पिरामिड्स की उसको। इसमें जो मृतोपजीवी मतलब सेप्रोट्रॉप्स होते हैं उनको जगह नहीं दिया गया है। सेप्रोट्रॉप्स मतलब जो सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं मृतोपजीवी, सेप्रोट्रॉप्स। और मृतोपजीवी के अंतर्गत कौन आते हैं? आपका आता है कवक और जीवाणु, जो क्या करते हैं? जो भी पेड़ पौधे रहते हैं या मृत जीव रहते हैं उसके शरीर को सरल पदार्थों में तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है। तो इसमें जो सेप्रोट्रॉप्स या मृतोपजीवी है उसको स्थान नहीं दिया गया है। और क्या कमी है पिरामिड्स की? एक पोष स्तर के अंदर यदि कोई जाति या जीव पाई जा रही है और वो दूसरे पोष स्तर के अंदर भी पाई जा रही है तो उसको काउंट नहीं करते हैं, गिनते नहीं हैं। कहने का मतलब है जैसे एक पोष स्तर के अंदर हमने हिरण को काउंट कर लिया या हाथी को काउंट कर लिया या खरगोश को काउंट कर लिया, तो यदि वो अगले पोष स्तर के अंदर भी पाया जाता है, कहने का मतलब हाथी, हिरण, खरगोश ये पहले पोष स्तर के अंदर पाया जा रहा है कोई भी, ठीक है, और दूसरे पोष स्तर के अंदर हम लोगों को हिरण मिल गया या खरगोश या हाथी मिल गया, तो भी हम इसको विचार नहीं करेंगे या इसको काउंट नहीं करेंगे। तो ये क्या चीज़ है? पिरामिड्स की कमियां हैं। तो आज के इस लेक्चर में मैंने आप लोगों को पिरामिड्स क्या है, पिरामिड्स कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में समझाया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें,
चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।